हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि अब ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी ने ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी है। ये सभी जितनी भी आपकी परीक्षाएं रहती है, वो चाहे सेंट्रल लेवल की रहती है चाहे स्टेट लेवल की रहती है, उन सभी के लिए ब्राइट बिगिनिंग एकेडमी ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो एचपी में हिमाचल प्रदेश जो स्टेट के एग्ज़ाम रहते हैं, जो एचपीआरसीए कंडक्ट करवाता है। अभी 13 या 14 को जेबीटी कमीशन फॉर सीबीएसई स्कूल्स के लिए एक एग्ज़ाम होना है। तो उसमें जो साइंस के जो क्वेश्चंस रहते हैं, साइंस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, बेसिकली उसमें आज हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो आज हम कुछ उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सारा आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा बेटा। एनसीईआरटी के जो आपकी 6 to 10th एनसीईआरटी रहती है उसके बेस पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट चैप्टर आता है बच्चे, यूनिट्स, मेजरमेंट एंड मोशन। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग 1 by 1 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपके पास, जी हाँ, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे क्वेश्चन की, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है पास्कल है, जूल है, या फिर वॉट है, या फिर न्यूटन है, ठीक है। तो बच्चे जो इसका राइट आंसर रहने वाला है, आपके पास पावर का एसआई यूनिट पूछा है। तो पावर की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है बच्चे? ये होती है आपके पास वॉट। जो पावर की एसआई यूनिट होती है आपके पास क्या होती है? एसआई यूनिट होती है वॉट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास पास्कल भी दिया है बच्चे यहाँ पे। पास्कल किसकी इकाई होती है? तो पास्कल होती है बच्चे किसकी? दाब की। पास्कल किसकी इकाई होती है? प्रेशर, या आप इसको दाब को क्या बोलते हैं? प्रेशर भी बोलते हैं। किसकी इकाई होती है? प्रेशर। प्रेशर की इकाई क्या होती है बच्चे? पास्कल होती है। अच्छा, आपके पास जूल दिया है। जूल आपके पास दो जो क्वांटिटी है उनकी यूनिट्स होती है आपके पास, जिसमें दो चीज़ें आती है आपके पास। एक तो आता है वर्क, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं बच्चे? कार्य बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास एनर्जी। दूसरी चीज़ क्या आती है आपके पास? एनर्जी, ऊर्जा। तो इन दो चीज़ की इकाई जूल होती है, आपने ये भी याद रखना है, ठीक है। न्यूटन किसकी इकाई होती है बच्चे? ये होती है बल की। किसकी इकाई होती है? बल की। फोर्स की इकाई होती है। न्यूटन को तो बच्चे अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो न्यूटन को कौन नहीं जानता है, ठीक है। इनके ही 3 नियम है, ठीक है। तो पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब गिरा तो पूरी फिजिक्स में तहलका मचा दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटी? अच्छा, हमारे पास दो प्रकार की क्वांटिटी होती है। एक होती है बच्चे स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपके पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसने यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी पूछी है। तो आपके पास ऑप्शन है द्रव्यमान है, दूरी है, चाल है और वेग है, ठीक है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर रहने वाला है बच्चे, वो रहने वाला है वेग। क्या रहने वाला है? वेलोसिटी। बाकी ये तीनों चीज़ें, जो मास है, जो स्पीड है आपके पास, और जो डिस्टेंस है, ये सारी कैसी क्वांटिटी है बच्चे? ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है बच्चे? ये सारी की सारी स्केलर क्वांटिटी है। इनको क्या बोलते हैं आप? अदिश राशि भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये सदिश और अदिश क्या होता है बच्चे? अदिश राशि क्या होती है? जिसका सिर्फ क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? परिमाण होता है, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड होता है। किसका? अदिश राशि का। जो स्केलर क्वांटिटी होगी और जो सदिश राशि होगी, इसकी दोनों चीजें होगी बच्चे। क्या होगी? मैग्नीट्यूड भी होगा इसका और डायरेक्शन भी होगी। कहने का मतलब हिंदी में अगर मैं बात करूं तो इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। उसको आप क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्या बोला है कि द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। क्या पूछा कि किसी गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो ये बच्चे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को एज इट इज दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इसने आंसर दिए कि ऑलवेज लेस देन 1 हमेशा 1 से कम होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1 हमेशा 1 के बराबर होगा, या ऑलवेज मोर देन 1 हमेशा 1 से अधिक होगा। लास्ट दिया आपके पास इक्वल टू और लेस देन 1, या तो 1 के बराबर होगा या 1 से कम होगा, ठीक है। तो बच्चे इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हमेशा याद रखना बच्चे कि जो दूरी होती है, दूरी हमेशा बड़ी होती है और बराबर होती है किसके? विस्थापन के, ठीक है। दूरी हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है और बराबर होती है किसके? किसके बच्चे? विस्थापन के, ठीक है। तो यहां से आपको लग गया है कि आपके पास जो डिस्टेंस होगा, जो आपके पास डिस्टेंस होगा, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होगा बच्चे? ये होगा डिस्प्लेसमेंट के। किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के। तो आपको सिर्फ ये याद रखना होता है और ये
क्यों होता है बच्चे? क्योंकि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। दूरी जब भी आप मेजर करते हो वो हमेशा पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी। लेकिन अगर मैं विस्थापन की बात करूं ना, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो ये जो होगा आपके पास, ये तीनों चीजें होती है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है। हाँ, बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। तो यहां से क्या ऑप्शन आएगा आपके? ऑप्शन नंबर डी रहेगा सही। यहां से देख सकते हैं आप कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा है किससे? डिस्टेंस से, और बराबर भी है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है, एक ऑटोमोबाइल का ऑडोमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे ये भी। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? ऑटोमोबाइल या व्हीकल भी आप बोल सकते हैं कि एक व्हीकल है, कोई से भी वाहन है, उसमें ऑडोमीटर लगा होता है। वो क्या मेजर करता है? तो आपका ऑप्शन है चाल, दूरी, त्वरण या समय। तो क्या मेजर करता है बच्चे? वो डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। अच्छा, उसी ऑटोमोबाइल या उसी उसमें आपका स्पीडोमीटर भी लगा होता है बच्चे। क्या लगा होता है? स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर भी लगा होता है। अब ये क्या मेजर करेगा? तो ये मेजर करता है बच्चे स्पीड को। तो आपने दो चीजें याद रखनी है कि जो ऑटोमोबाइल में है वो आपका एक तो ऑडोमीटर लगा होता है, एक स्पीडोमीटर लगा होता है। तो आपका स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? ये स्पीड को मेजर करता है। ऑडोमीटर क्या मेजर करता है बच्चे? ये डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट अगला आपके पास क्वेश्चन है कि इनमें से आपने क्या बताना है कि A physical quantity which has magnitude but no direction is called। अभी हमने इससे पिछला क्वेश्चन बच्चे डिस्कस किया था। इसने पूछा है कि आप ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। तो अभी हमने डिस्कस किया था बच्चे पीछे, जहाँ पे क्वेश्चन आया था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का। तो वहाँ पे जिसका परिणाम होता है, जिसका ओनली क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बच्चे, क्या रहने वाला है? स्केलर क्वांटिटी। कैसी होगी ये? अदिश राशि होगी, ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इसमें आपका बोथ आ जाएगा, बोथ मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशियां हैं। जब आप यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ते हो तो उसमें डिटेल वाइज डिस्कस होती है ये चीजें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? स्केलर। इसका सिर्फ परिमाण है। अगर मैं आपसे पूछता यहाँ पे कि बोथ मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो आपके पास बच्चे क्या हो जाता आंसर? ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाता, सदिश राशि हो जाता आपके पास, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अगला आपके पास क्वेश्चन है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? तो बच्चे जो एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है, आपके पास 4 ऑप्शन है। मीटर पर सेकंड बोला है उसने, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है, किलोमीटर पर आवर बोला है, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड बोला है, ठीक है। तो इसका जो बच्चे राइट आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये यूनिटें आपने याद नहीं रखनी है, ये यूनिटें बच्चे निकलती है ये चीज़ें, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपके पास एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्चुअली में एक्सेलरेशन को बोलते क्या है, या फिर एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, त्वरण आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बच्चे एक्सेलरेशन होता है या त्वरण होता है वो बराबर किसके होता है? ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। या आप हिंदी में बोल सकते हैं बच्चे, क्या होगा ये? वेग बटे में क्या होता है आपके पास? समय, ठीक है। अब वेलोसिटी जो वेग है, वेग को बच्चे मेजर करते हैं, जो वेग का एसआई मात्रक होता है ये होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम एक और 1 सेकंड आएगा। ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ऊपर जाके ये भी माइनस हो जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, यूनिटें खुद निकल जाती है, ठीक है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपके पास क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोलता है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर नियत चाल से गति करती है तो उसकी गति को कहा जाता है। इसने सिंपल बोल रखा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक नियत चाल मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। और कैसा मोशन है बच्चे? ये सर्कुलर मोशन है, आपका वृत्तीय मोशन है। तो इसने बोला है कि उस मोशन को आप बोलेंगे क्या चीज, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन दिया है एक समान रैखिक गति, एक समान वृत्तीय गति, असमान गति या दोलन गति, ठीक है। तो इसका जो बच्चे राइट आंसर रहने वाला है, देखो सर्कुलर में घूम रही है कोई चीज, आपके पास क्या कर रही है? सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, मैं इंक्रीमेंट तो कर नहीं रहा हूँ, ना एक्सीलेटर दबा रहा हूँ, ना कुछ और कर रहा हूँ, एक्सीलेट कर नहीं रहा हूँ, एक कांस्टेंट स्पीड से
चली हुई है और सर्कुलर मोशन है तो कैसा होगा, उसको बोलते हैं बच्चे एक समान। एक समान और गति कैसी है, वृत्तीय है, तो इसका ऑप्शन बी, एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये एक समान रेखिक गति क्या होती है, जब आपके पास सीधी एक स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, एक सीधे लाइन में जब आपका मोशन होता है, ठीक है। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान का बिल्कुल उल्टा, यूनिफॉर्म का बिल्कुल उल्टी चीज, मतलब आप अगर आपकी गति अगर 2 मीटर पर सेकंड अगर आपकी 2 सेकंड के लिए है तो अगली में आपकी गति चेंज हो जाएगी, तो मतलब उसको असमान गति बोलेंगे आप। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसको सिंपल आप एक गिटार से समझ सकते हो बच्चे, जो टू एंड फ्रो मोशन होता है कि आपके पास जो गिटार की जो एक वायर होती है उसको अगर आप बजाते हो तो वापस उसी पोजीशन पे वो वायर आ जाती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, ऑसिलेटरी मोशन या दोलन गति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला आपके पास क्वेश्चन क्या है कि दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पक्का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम है जैसे आपका केवीएस का होता है, चाहे एनवीएस होता है, टीजीटी जेबीटी होता है, कुछ भी होता है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। और अभी 12 से एचपीआरसी ये कंडक्ट करवा रहा है, जेबीटी कमीशन का एग्जाम है, तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चे, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से शेयर करो इसको, सब हर जगह तक पहुंचा दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, आपका जो दूरी और समय का ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उसका स्लोप बताना है आपने, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास ग्राफ पता होना चाहिए, जैसे ऑप्शन दिया है एक्सेलरेशन, चाल, विस्थापन या दूरी। सबसे पहले तो आपको बच्चे ग्राफ पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है। तो ये सिंपल है, आपके पास एक साइड समय होगा मतलब टाइम होगा, एक साइड आपके पास क्या होगा, डिस्टेंस होगा, एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर कोई पार्टिकल यहां से ट्रेवल कर रहा है यहां तक, इसको बोलते हैं बच्चे स्लोप, इसको क्या बोलते हैं आप, स्लोप या ढाल बोलते हैं, ठीक है। यही आपने निकालना है। तो देखो अगर मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचूं तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और जब भी आपने बच्चे स्लोप निकालना है, स्लोप के लिए यूज करते हैं हमेशा, याद रखना, tan थीटा। अब ये tan थीटा क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय एक फंक्शन है ये, ठीक है। और ये बराबर किसके होता है, याद रखना, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर को बच्चे क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं लंब, ठीक है। लंब बटे आपके पास बेस क्या होता है, आधार। ये चीज आपने पढ़ी होगी, इसको नोट करना। जब भी आपसे स्लोप पूछेगा, ढाल पूछेगा, तो आपने हमेशा tan थीटा लगाना है, tan थीटा यूज करना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्लोप लगाऊं तो देखो बच्चे tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये 90 डिग्री है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर में क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आ गया, और बेस में क्या आया, टाइम। तो बच्चे जो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, जो आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है वो क्या होता है, वेग होता है, वेलोसिटी होता है या चाल होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर किसके आ गया, चाल के, या आप इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, स्पीड भी बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन सी, स्पीड रहने वाला है। तो इस तरह आप निकाल सकते हो बच्चे स्लोप को, समझना है ध्यान से। हमेशा स्लोप निकालने के लिए आप यूज करोगे tan थीटा, ठीक है। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर देखो, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही तो है, ये इतना डिस्टेंस s है, इतना आपके पास t है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बच्चे, स्पीड होता है, ठीक है। इतना हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला आपके पास कौन सा है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि वेग समय ग्राफ के नीचे का। अब आ गया आपके पास कौन सा ग्राफ आ गया, देखो आपके सिलेबस में बच्चे मेंशन है ये ग्राफ, तो इसमें से क्वेश्चन पूछेगा, पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बोला है, ठीक है। अब इसने बोला इसका एरिया, अब स्लोप नहीं पूछा बच्चे, अब क्या पूछा है, एरिया पूछा है। अब स्लोप नहीं पूछा है, क्या पूछा है, एरिया पूछा है। तो एरिया के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ऑप्शन दिया है, त्वरण दिया है, चाल दिया है, तय की गई दूरी या विस्थापन होगा, ठीक है। तो आपके पास इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, इसने एरिया पूछा है तो इसका राइट आंसर रहने वाला है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये राइट आंसर। अब ये कैसे रहेगा, देखो यही सेम चीज अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता कैसे है। देखो बच्चे यहां पे आपके पास ये सेम चीज, ये वेलोसिटी होगी, अब v से डिनोट कर रहा हूं, इधर को क्या होगा बच्चे, इधर को टाइम होगा, ठीक है। अब इसमें भी अगर ट्रेवल करेगा कोई बंदा तो इसको तो आप स्लोप बोलते हैं। पिछले बारी उसने दूरी और समय का पूछा था, लेकिन इस बारी वेग और समय का पूछा है।
मतलब उसने वेलोसिटी टाइम पूछा है, ठीक है। लेकिन इस बारी एरिया पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, इस बारी स्लोप नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसका स्लोप तो आप बता सकते हो क्या आएगा, पहले स्लोप के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो इसका स्लोप आएगा, स्लोप क्या होता है बच्चे, ये होता है tan थीटा, और मैंने बताया था स्लोप जब भी निकालना है आपने tan थीटा यूज करना है। और tan थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ये तो v है, परपेंडिकुलर ये है, बेस t है। तो याद रखना वेलोसिटी अपॉन टाइम, जो आपका वेग बटे समय है, ये क्या होता है बच्चे, ये होता है एक्सेलरेशन, जिसको आप त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो अगर इसका आपसे स्लोप पूछता, अभी तो इसने एरिया पूछा है, अगर आपसे स्लोप पूछता, ढाल पूछता, तो इसकी वेग और समय के ग्राफ की ढाल क्या होती है, त्वरण होती है। बच्चे आपने याद रखना है ये चीज, ठीक है। अब इसका आंसर तो विस्थापन है। अब जो ये एरिया कवर करेगा ना, ये वाला, ये जो एरिया होगा, ये एरिया होगा, इस एरिया को क्या बोलते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, विस्थापन। तो इसने जो ये एरिया कवर किया है ना, इस एरिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। आपने ये याद रखना है। ग्राफ में से आपने दो ही चीजें याद रखनी है बच्चे, कौन कौन सी, एक रखना है आपने स्लोप, जिसको ढाल बोलते हैं, दूसरी चीज आपने रखनी है एरिया, एरिया जो कवर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है ये, ठीक है। हमारे पास कि इसने बोला है कि एक नॉटिकल माइल, आपके पास एक समुद्री मील कितने मीटर के बराबर होता है, ये भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये नॉटिकल माइल क्या होता है, ऑप्शन दिया आपको 1000 मीटर, 1500 मीटर, 1852 मीटर या 1609 मीटर। तो ये बराबर होता है बच्चे किसके, 1852। अब ये नॉटिकल माइल पता क्या होता है, देखो बच्चे, जो समुद्र में जो जहाज या सबमरीन वगैरह चलती है ना, वो उनकी जो आपके पास डिस्टेंस है, उनकी जो दूरी है, वो ना मील में मापी जाती है। जितना भी समुद्र में जहाज दूरी ट्रेवल करेगा, तो उसको किस में मापेंगे बच्चे, वो मील में मापेंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉटिकल मील बोलते हैं। मतलब समुद्री जहाजों की दूरी मापने के लिए क्या यूज होता है, नॉटिकल मील होता है या नॉटिकल माइल यूज होता है। और ये बराबर किसके होता है बच्चे, 1852 मीटर के होता है, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये डिस्कस करना है। तो बाकी थैंक यू सो मच, इसको शेयर करो आप। अब आपके पास जितने भी बीबीए एकेडमी के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, जितने भी ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, जो भी बच्चे ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हो चुका है। तो मेरा सभी बच्चों से यही आग्रह रहेगा, कृपया करके आप वीडियो को शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं। बीबीए का जो परिवार है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये शुरू हो गई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे यही है कि आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे तक पहुंचाएं। धन्यवाद।